दोस्तों, आज हम लोगों का भावगंगा का ये 42वां अंक है। आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 3 अंकों में संविधान की चर्चा की है। आज चौथा अंक संविधान की चर्चा या कथा का है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ चिड़ियों के साथ, पौधों के साथ हम लोगों की ये भावगंगा बहती जा रही है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। कल उसके मूल सिद्धांतों पर चर्चा की थी कि क्या उसके मूल सिद्धांत हैं, और आज उसके विशेष जो प्राविधान हैं अलग अलग आर्टिकल्स में, उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक लोक कथा जो लोकतंत्र की जननी है और किस आधार पर वोट दिया जाए यह भी बताती है। मैं कई बार शायद सुना भी चुका हूँ, लेकिन वह लोकतंत्र और संविधान की चर्चा में अवश्य सुनाना चाहिए। तो वो चींटी वाली कहानी भी सुनाएंगे। और अगर समय बचा तो हम लोग संविधान जानने के क्या फ़ायदे हैं, क्या चमत्कार हैं, या संविधान के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे जितना समय बचेगा। बाद लगभग 1 घंटे के आसपास का ही हम लोग चर्चा का समय रखते हैं, ताकि आपको भी सुविधा हो, हमको भी सुविधा हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो मूल 2 सिद्धांत हैं, जो धारा आर्टिकल 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। और दूसरा यह है कि आय की और जो अवसरों की असमानता है, चाहे व्यक्तियों के बीच, चाहे स्थानों के बीच, चाहे व्यवसायों के बीच, चाहे समूहों के बीच, उनको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो 2 मूल सिद्धांत हैं उसके। अब हम लोग आते हैं उसके अलग अलग प्राविधानों पर। संक्षेप में उसको पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो वो आर्टिकल 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व अपनी नीति का विस्तृत इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, एग्जाम्पल्स हैं उसके, मेन जो थ्योरम है वो तो बता दी गई आर्टिकल 38 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, तो पुरुष और स्त्री के बीच भेद नहीं किया जाएगा। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। जो ओनरशिप है संपदाओं का देश के, उसका इस प्रकार से सार्थक उपयोग किया जाएगा कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में नहीं होने दिया जाएगा, सबके रूप में सामूहिक इस्तेमाल हो। कोई ऐसी चीज़ न रह जाए जिसका इस्तेमाल ही न हो रहा हो, तो हर चीज़ का इस्तेमाल सामूहिक हित के लिए हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, सर्वसाधारण के लिए इस्तेमाल हो, और उसका अहितकारी, आम लोगों के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। कुछ हाथों में देश के अधिकांश संपत्तियों का कंसंट्रेशन न हो जाए, क्योंकि वह आम आदमी के लिए अहितकारी होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के, काम करने वालों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, और आर्थिक
विपन्नता या अवस्था की वजह से आवश्यकता की वजह से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े कि जहां उनकी आयु या शक्ति का अनुकूल न हो, प्रतिकूल असर पड़ रहा हो। अगला है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास और अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए और बालकों को और कम उम्र के लोगों को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से बचाया जाए। ऐसी स्थितियां ना आए कि उनको समाज त्याग दे। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी को नमस्कार है, तो वो देख रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी सबको कह रहे हैं। अब आर्टिकल 39 पर आते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो न्याय। इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। आजकल हर कोर्ट में गरीबों के लिए एक वकील भी रहते हैं जो फ्री उनको लीगल एड देते हैं। वैसी व्यवस्थाएं हैं। संविधान के अनुसार यह सबको मिलना चाहिए। उतना उसका प्रचार प्रसार है कि नहीं, उतने वो अच्छे लोग जो गरीबों के लिए लड़ सकें ठीक से, वैसे लोग वहाँ एडवोकेट बनाए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने की बातें हैं कि ये कैसे हो रहा है। वो शायद तभी होगा जब अच्छे लोग विधानसभाओं और लोकसभाओं में भरे जाएंगे। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये जो लिखा भी हुआ है यह भले ही खानापूरी के लिए हो जाता हो, लेकिन पूर्ण समर्पण के भाव से सबको न्याय मिले, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र, न्याय तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। किसी में आर्थिक या और कोई कारण से अगर वो बेसहारा हो गया है न्याय पाने में, तो वह बेसहारा न हो जाए, यह राज्य की जिम्मेदारी है, इसको सुनिश्चित करना है। उपयुक्त विधान या स्कीम या द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य किसी स्कीम के द्वारा या किसी नियम के द्वारा निःशुल्क ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, निरीह, बेसहारा हैं, उनको निःशुल्क रीति से विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यह राज्य का दायित्व है। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन, ये पहले रखा गया था। इसी के आधार पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद अब ग्राम पंचायतों का और शहर पंचायतों का गठन हो गया है। लेकिन उसमें एक कमी रह गई है कि वो राज्य, उसका पूरा व्यवस्था राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है और अधिकांश राज्य सरकारें, चूँकि वह उन्हीं की जो शक्तियां हैं उसको गांव पंचायतों को देने की बात है, तो अधिकांश उसमें हीला हवाली कर रही हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ा और संविधान में संशोधन होना चाहिए और सीधे सीधे ये राज्य सरकारों, वो तीसरे स्तर की सरकारों या पंचायतों को पूरा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे डिसीजन मेकिंग का सारा अधिकार उन्हीं को होना चाहिए। उसमें राज्य सरकारों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार अलग फंक्शन करती है, राज्य सरकार अलग फंक्शन करती है, वैसे ही गांव की सरकार या शहर की सरकार भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, इसके लिए कोशिश होनी है। उसको राज्यों पर छोड़ना नहीं है, राज्यों की दया पर गांव पंचायतों को नहीं छोड़ना है। वह स्वतंत्र स्वायत्त शासी संस्था हो, वह अपने कर्मचारियों का चयन भी खुद करें और वह जो भी कर्मचारी उसके हैं वो उन्हीं के अधीन रहें।
ये सारी व्यवस्थाएं होनी ज़रूरी हैं। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, तो ये कदम उठाया जा चुका है, और ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में पूर्ण कार्य करने योग्य बनाने के आवश्यक हों। तो ये जो है कि उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, वो 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद भी अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि ये राज्य सरकारें इसमें हीलावाली कर रही हैं। इसके लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है हम भारत के लोगों को। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इन सब के लिए वो कार्य करेगा। जो आर्थिक सामर्थ्य नहीं है उनको आर्थिक सामर्थ्य, तो उनकी आय, इसके लिए काम करेगा। शिक्षा पाने के लिए, काम पाने के लिए नागरिकों को, बेकारी मिटाने के लिए, अगर कोई ज़्यादा वृद्ध हो गया है तो उन ओल्ड एज के लोगों की देखभाल के लिए, बीमारी के लिए, निःशक्तता, किसी वजह से अगर निःशक्त है, चाहे विकलांगता है या कोई अन्य कारण, और किसी तरह का अगर अभाव है, तो उसके लिए लोक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा राज्य। आर्टिकल 42, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अगर कोई कामगार लेडी है और वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी जहां वो काम करती है उनकी है, और राज्य इसके लिए सुनिश्चित करेगा कि उन्हें वह पूरा सुविधा मिले। आर्टिकल 43, राज्य उपयुक्त विधान, उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के तथा अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, एक सामान्य अच्छा जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। जो वर्कर्स हैं, चाहे वो कृषि में हो, उद्योग में हो या कहीं भी काम करते हों, तो उनके लिए अच्छी कंडीशंस, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेगा, प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और गाँव में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कुटीर उद्योग है, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी चाहे इंडिविजुअल स्तर पे या कोऑपरेटिव स्तर पे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। संविधान ये भी कहता है कि जो भी उद्योगों का प्रबंध होगा, जो इंडस्ट्रीज़ होंगी या जहाँ भी, तो वहाँ कामगार भी उसके मैनेजमेंट में रहेंगे। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। जो उसके काम करने वाले हैं, चाहे वो लेबर हों, चाहे वो कर्मचारी हों, उनकी भी सहभागिता होगी। और ये क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस में। उससे उनकी बेहतरी ही होगी। अगर उनका भी फीडबैक मैनेजमेंट को मिलेगा और उनकी भी राय से डिसीजंस लिए जाएंगे, तो वो सबके लिए बेहतर होगा। राज्य सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव जो बॉडीज़ हैं, राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि का प्रयास करेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट के लिए है। आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड। जैसा मैंने कहा था एग्जाम्पल के रूप में, यह 50 में जब संविधान बना तभी ये दे दिया गया था, लेकिन चूँकि इसको लॉ में इन्फोर्सेबल
नीति निर्देशक तत्वों को शायद इसलिए भी नहीं किया गया था, ये उस समय ऐसी स्थिति नहीं कि 50 में कि हम कॉमन सिविल कोड के लिए न्यायालय में मामले पे अपना समय दें, उसको बाद में किया जा सकता है। तो उचित समय पर चीज़ें हों, इसी के लिए उसको उसी समय जुडिशिएबल नहीं दे दिया गया था ये नीति निर्देशक तत्वों को। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसीलिए ये लिख करके रोक दिया गया था, छोड़ दिया गया। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों के अवधि के भीतर, राज्य संविधान के शुरू होने के यानी कि 50 के 10 वर्षों के भीतर यानी कि 1960 तक सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। कि 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क और अनिवार्य कंपलसरी सबको 14 साल तक शिक्षा पाना ही पाना है। और वह शिक्षा कैसी हो, ऐसी हो कि वो ड्रॉप आउट करने के बाद भी एक स्वस्थ नागरिक के रूप में, एक अपने पैरों पर खड़े होने लायक नागरिक के रूप में तैयार हो जाए, इसकी कोशिश करनी। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में नौकरियों में या और कहीं भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक जगह पे है आरक्षण की व्यवस्था कि चुनावों में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में एससीज और एसटीज के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिसमें वही कंटेस्ट कर सकते हैं, 15% और 7%। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक धारा है जो गरीबों, पिछड़े वर्गों, बेसहारों, उनके लिए केवल एक धारा है, आर्टिकल 46 जो नीति निर्देशक तत्व में है, जिसके तहत आरक्षण भी देने की कोशिश की गई है। लेकिन आरक्षण उस रूप में नहीं दिया गया, इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। आरक्षण संविधान निर्माताओं ने कुछ और चाहा था और आरक्षण का जो प्रवाह, आरक्षण चाहा ही नहीं था संविधान निर्माताओं ने, वो तो गलत तरीके से संविधान के तहत नहीं हुआ, बल्कि सरकारों के अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल 46, इसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने समझने की जरूरत है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, एग्जाम्पल के लिए फिर उन्होंने कह दिया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के, लेकिन जो थ्योरम है वो दुर्बल वर्ग है। एग्जाम्पल के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। शिक्षा और अर्थ, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। विशेष सावधानी क्या है कि जिनको वाकई आवश्यकता है उन्हीं को मिले, जिनको शिक्षा और अर्थ की सहायता की आवश्यकता है उनको मिले, और किनको, किस वर्ग से, दुर्बल वर्ग। जो मेन थ्योरम है वो दुर्बल वर्ग, किसी सबल को न मिल जाए, चाहे वो SC/ST का ही हो, चाहे किसी वर्ग का हो, सबल को आरक्षण न मिल जाए। यह विशेष रूप से इसमें आरक्षण नहीं, कोई सुविधा, आरक्षण तो यहाँ है ही नहीं, कोई सुविधा आर्टिकल 46 में किसी सबल को न मिल जाए, यह संविधान मैंडेट देता है, कहता है कि जो दुर्बल हैं, पहले तो जो दुर्बल हैं उनको दिया जाए, सबल को नहीं दिया जाए। तो इसलिए
सबसे अच्छा होता कि एक वीकर सेक्शन कमीशन बना करके और उसके आधार पर दुर्बलता का पैमाना तय करके जो जो दुर्बल हों उनको देना चाहिए था। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के एग्जाम्पल के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। तो सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। हर नागरिक जो दुर्बल है, असहाय है, बेसहारा है, उसको सामाजिक अन्याय का शिकार न हो और उसका शोषण न हो, इसको सुनिश्चित करेगा। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि अगर राज्य के संसाधन सीमित हैं तो जो भी दुर्बल है उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो सबल होते जाएं उनको फिर उस दुर्बलता के पैमाने से बाहर निकालते जाएं। ये नहीं कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां बस एक बार दुर्बल जो हो गया वो हमेशा ही दुर्बल ही माना जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। दुर्बलता वास्तविक और आज की स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। और रिजर्वेशन तो कहीं है ही नहीं, केवल अभी आर्थिक, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। उनको इतना सबल बना देना है कि वह हर चीज़ खुद अपने उससे हासिल कर सकें। यह संविधान की भावना है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहाँ इसमें यह हुई कि एक अनाथालय में या सड़क पे पाया हुआ बच्चा जो अनाथालय में पल रहा है, अब उससे ज़्यादा दुर्बल कौन होगा, जिसको कोई मदद करने वाला इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं है, इस देश में कोई नहीं है। अनाथालय में पढ़ रहा है, वो किसी तरह से वहाँ पे अनाथालयों में जा के मैंने देखा है बच्चों से खाना बनवाया जाए। भले कहा जाता है कि जो स्टेट के अनाथालय हैं कि उसमें कुक भी है, सफाई वाला भी है, सारे काम बच्चे खुद करते हैं। और उसके बावजूद जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना चाह रहे हैं, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है। जाड़े में रजाई और कंबल तक तो है नहीं, बरामदों में सुला दिए जाते हैं। पढ़ने के लिए लाइट रहती है, नहीं रहती है, अंधेरे में बेचारे रहते हैं। उन बच्चों को कोई आर्थिक और शिक्षा संबंधी हितों की कोई देखभाल नहीं हुई, क्योंकि हमने शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को देने में कहीं दुर्बलता का मानदंड रखा ही नहीं। संविधान में जो थ्योरम है दुर्बल वर्ग, और हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसके जाति की तरफ मोड़ दिया। जिससे क्या हो रहा है, इस पर मेरी एक कहानी है, वो ज़रूर सुनाएंगे। कहानी की तलाश, कल के अंक में वो कहानी ज़रूर सुनाएंगे। वह आई ओपनर है और संवेदना साहित्य ये क्या हो सकता है, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह सबसे पहले अमर उजाला में जब छपी थी ऐसे ही 97 के आसपास, तो इतने खत आए थे उस कहानी को लेकर के कि उसके जो एडिटर थे उन्होंने कहा पांडे जी रिकॉर्ड टूट गया, इतने खत इस एक कहानी पर कभी आ सकते हैं। वह हमारे उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे का एक अंश भी वहीं से, वो बीज है, वहीं से वह उपन्यास भी ग्रो करता है। तो वो कहानी कल सुनाऊंगा। वो आर्टिकल 46 के लिए विशेष रूप से उस समय मैं संविधान की कथाएं नहीं कह रहा था, लेकिन ये तो यूं ही वो कहानी जैसे आर्टिकल 46 के लिए लिखी गई है कि किस वर्ग के लिए आर्टिकल 46 है। तो जब हम शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों और उसे एक कदम जा करके रिजर्वेशन तक ले आए, तो वहाँ पर भी ये विशेष सावधानी होनी चाहिए थी कि जो सबल हो जाए उसको तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य, कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मालिक इस देश की जनता है
आज हालत ये है कि अगर कोई SC/ST का राष्ट्रपति है तो उसके बच्चों और नाती पोतों को भी रिजर्वेशन मिलता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब के बच्चे जो सबल हो गए, उनको जब आप रिजर्वेशन देने लगते हैं तो चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि वाकई हम नींद में हैं। क्योंकि अगर ये उनको नहीं मिलता, वाकई दुर्बलों को मिलता, तो जो गांव का व्यक्ति है उसको वो मिलता। वो अपने ही मतलब उसी जात के और उन्हीं समुदायों के उसी लोगों के हक छीन रहे हैं। वो सबल हो गए हैं फिर भी वो दुर्बलों का हक छीन रहे हैं। तो वो सावधानी नहीं की जा रही है। पहले तो रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकारों ने ज़बरदस्ती इसको मतलब ये आज की कोई बात नहीं है। जब सबसे पहली बार रिजर्वेशन लाया गया नौकरियों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में तो ये हो ही नहीं सकता, सबको समान अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं है रिजर्वेशन हो। वो शिक्षा और अर्थ संबंधी में करने के लिए है, लेकिन ये नॉन जुडिशियबल है। बहुत सारे प्रश्न उठे। तब सरकार मतलब उस समय जो सरकार थी उसने ये किया, नेहरू जी की सरकार थी, इनेबलिंग क्लॉज एक जोड़ दिया कि सरकारें चाहें तो SCs और STs के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन कर सकती हैं। मैंडेटरी नहीं है कि करेंगी या करना चाहिए या उनका हक बन जाता है। सरकारें चाहें तो उनके आर्थिक और शैक्षिक हितों के अभिवृद्धि के लिए कर सकती हैं। तो अगर आर्थिक और शैक्षिक हितों के अभिवृद्धि के लिए करना है तो SC/ST में भी जो दुर्बल वर्ग हैं उन्हीं को तो होगा। और केवल उन्हीं के लिए फिर क्यों किया गया? अनाथ जो SC/ST से किसी मामले में कम स्थिति में नहीं है, SC/ST में तो उनके माता पिता हैं, वहाँ माता पिता भी नहीं, कोई नहीं है धरती पर देखने के लिए, उनके लिए आरक्षण नहीं दिया। तो वह केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि अनाथों का वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। जो वाकई बेसहारा हैं उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। इस मामले में फिर आज विवेकानंद का वो सूत्र मैं आपके सामने वो कहानी रखना चाहूँगा, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए और आर्टिकल 46 के लिए और शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी कल्याण देव का वो वाकया आज फिर मैं इस पर ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि तमाम नए लोग भी इसको सुनते रहते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें बार बार आनी चाहिए। स्वामी कल्याण देव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शिक्षा के लिए काम करने वाले महत्वपूर्ण संत रहे हैं, वास्तविक संत रहे हैं, आजकल के तमाम सारे संतों की तरह से नहीं हैं। और उनकी ईश्वर ने उन्हें लंबी आयु दी। 128 साल की उम्र में उनका शरीरांत हुआ। जब वो हमारे एक मित्र हैं जो उनके बड़े करीब रहे हैं, तो 2001 में उनकी इतनी ख्याति मैंने सुनी थी कि मैं उनसे मिलने गया। वो मित्र भी साथ में थे और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। 150 से ज़्यादा स्कूल खोले हैं। शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर में गंगा के किनारे रहते थे और उन स्कूलों में किसी से जुड़े नहीं। उन्होंने स्कूल शुरू कराए और लोगों को सौंपते चले गए व्यवस्था, अपने नियंत्रण में को रखने की कोशिश नहीं की और इस तरह से वो सब स्कूल दूसरों को देते सौंपते चले गए और ख़ुद एक सादा मार्किन की धोती पहनना और एक मार्किन का ये ओढ़ना। जब मैं गया उस समय वो अस्वस्थ थे, लेटे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। मेरा हाथ वो अपने हाथ में बहुत देर तक लिए रहे। हमारी आंखों में तो आंसू आ गए, उतना वो अनुभव। उन्होंने कहा, बच्चा हम सन 1 में विवेकानंद से मिले रहे। और सन 1 मतलब
1901, हम लोग मिल रहे हैं 2001 में। वो 100 साल पहले की बात बता रहे हैं, उस समय इनकी अवस्था 21 साल रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम सन 1 में विवेकानंद से मिले रहे और उन्होंने 2 बातें बताई जिसने हमारा जीवन बदल दिया। पहला, जाओ और जो बेसहारे हैं, जो गरीब हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी मदद करो, और चाहे वो व्यक्ति हों और चाहे वो जीव जंतु वनस्पतियाँ हों, सबकी मदद करो। लेकिन यह तो सभी धर्म कहते हैं कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, ये तो सभी धर्म कहते हैं। लेकिन जो दूसरी बात विवेकानंद ने कही, उसने, स्वामी जी कह रहे हैं, कल्याण देव जी, कि उसने मेरा जीवन बदल दिया। और वह है कि कभी इस बात का इंतज़ार ना करो कि जिसको वाकई तुम्हारे मदद की ज़रूरत है वो तुमसे मदद मांगने आएगा। जो तुमसे मदद मांगने आ रहा है उसमें इतनी शक्ति तो है, इतनी ताकत तो है, इतनी सबलता तो है कि वो तुम तक आ रहा है या तुमसे मदद मांगने की उसकी आवाज़ आ रही है। जिसको वाकई तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, अधिक संभावना यही है कि उसमें इतनी भी शक्ति ना हो कि वह तुम तक ना आ सके या उसकी आवाज़ तुम तक ना आ सके, उसकी आवाज़ भी तुम तक ना पहुंच सके। इसलिए जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है और उसको मदद करो। यही भावना जो विवेकानंद ने स्वामी कल्याण देव को कही, उसने स्वामी कल्याण देव का जीवन बदल दिया और वो उसी अनुरूप काम करते रहे। एग्जैक्टली वही भावना यह आर्टिकल 46 में है कि दुर्बल वर्ग, जाओ और ढूंढो कि कौन कौन दुर्बल है, उसकी मदद करो। दुर्बलों का वर्ग, उसको मदद करो। और चूंकि उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोग अधिकतर दुर्बल थे, इसलिए उदाहरण के रूप में उनको दुर्बल वर्ग के एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया था। ये नहीं कहा गया कि जितने SC/STs हैं वह सब दुर्बल हैं। अगर उसमें भी कोई मिनिस्टर हो गया तो अब वो दुर्बल नहीं रहा। इसीलिए विशेष सावधानी शब्द डाल दिया गया कि विशेष सावधानी ये कि किसी सबल को न मिल जाए। आजकल तो रिजर्वेशन मांगने का फैशन आ गया है और वह आंदोलन किया जा रहा है। जो रास्ता रोक सकता है, दिल्ली को जाम कर सकता है, बम्बई को जाम कर सकता है, वह दुर्बल कहाँ रहा। उसकी आवाज़ तो इतनी सबल हो गई है कि अब वो, लेकिन वो अनाथालय में पड़े हुए वो दुर्बल बच्चे जो वास्तव में दुर्बल वर्ग हैं, उनकी लिए देखभाल नहीं है। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, शुद्ध और शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप के आधार पर काम कर रहा है और जिसका भी प्रेशर हुआ वो दुर्बल कहाँ रहा। तो इसलिए इसमें बहुत 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 सावधानी के साथ करना चाहिए था, तभी वास्तव में जिनको आवश्यकता होती उनको मिलती। और तब आज 70 सालों में कम से कम देश में कोई दुर्बल नहीं रह गया होता अगर उनके दुर्बलता के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की ही व्यवस्था करने के सुनिश्चित कर लिया गया होता, उनको अच्छी शिक्षा ही दे दी गई होती। रिजर्वेशन अगर एक एडेड टूल के लिए इस्तेमाल किया गया तो वह कुछ के पीढ़ी दर पीढ़ी परपिचुएट होने के लिए नहीं होना चाहिए था। वह दुर्बल, क्योंकि अगर एक पिता सबल हो गया तो फिर उसका बच्चा दुर्बल कैसे रहा। अगर आपके किसी कार्य से, किसी व्यवस्था से, किसी आपके प्राविधान से कोई एक सबल हो गया तो उसका परिवार तो सबल हो गया। अब जो दुर्बल हैं उनको देना है ना। तो और जबकि ये नॉन जुडिशिएबल है, किसी का कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि हमें, इवन दुर्बल भी नहीं जा सकता कि हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो नॉन जुडिशिएबल है। उसके बावजूद इस आर्टिकल का इतना गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इतना गलत इस्तेमाल हुआ है कि कहा नहीं जा सकता। इसको संवेदना के आधार पर ढूंढ करके जिनको, जो दुर्बल हैं, असहाय हैं, बेसहारे हैं, उन्हीं को देना चाहिए था। और अभी भी समय है, अभी यही होना चाहिए। दुर्बल वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में मूव करने को इस विषय में सोच रहे हैं कि आर्टिकल 46 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वैसे तो नॉन जुडिशिएबल है, लेकिन अगर
इस तरह की चीज़ें जुडिशियबल हो गई हैं, उस पर सरकारें काम कर रही हैं और उसमें तमाम सारे मैटर्स हैं, तो फिर सबसे पहले आर्टिकल 46 के हिसाब से दुर्बल वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए और जो वाकई दुर्बल हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए और दुर्बलता ढूंढ ढूंढ करके कौन दुर्बल है उनको मिलना चाहिए, ना कि वो आंदोलन करते हुए आपके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं हम दुर्बल हैं। ये कोई दुर्बलता का प्राइम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप आ रहे हैं, आप इतना बड़ा जाम कर पा रहे हैं, इसका मतलब अब आप दुर्बल नहीं रहे। तो कल मैं इस पर वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। तो ये रहा आर्टिकल 46। आर्टिकल 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा राज्य, तो कोई आदमी भूखा न रहे इसको सुनिश्चित करेगा। और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, सबकी भूख मिटाने वाले किसान। सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जो मेडिसिन्स दवाइयों के लिए इस्तेमाल होती हैं वो केवल दवा के लिए इस्तेमाल हों, जैसे बहुत सारी और दवाएं हैं, ड्रग्स हैं जो लोग अन्य चीज़ों के लिए लेते हैं, नशे के लिए लेते हैं, उनका केवल दवाओं के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नशे के लिए नहीं हो सकता है। और मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के इन सब को नियंत्रित करेगा। ये 47 में है। सबके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। 48, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। गौहत्या रोकने के लिए कदम उठाएगा। यह संविधान के आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। आर्टिकल 48A, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। वहाँ मनुष्यों को, नागरिकों को भी कहा गया है कि पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करिए उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और स्टेट्स की सरकारों की फंडामेंटल ड्यूटी में भी उसको जोड़ा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये उनकी ड्यूटी भी दी गई है। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। जो संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि, आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। तो जो आर्कियोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनकी संरक्षा करेगा राज्य। ये भी राज्यों के कर्तव्यों में है। और आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये बाद में हुआ है, शुरुआत में नहीं हुआ था, बाद में इसका जब उचित समय आया, जब उतना न्यायिक सेवा में लोग भी आ गए, क्योंकि बेसिकली पहले जो कार्यपालिका के लोग थे वो न्यायिक फैसले भी देते थे, लेकिन वही व्यक्ति वकील और जज या लिटिगेंट और जज दोनों नहीं हो सकता। तो कार्यपालिका के लोग खुद ही उसके ऊपर केस भी इनिशिएट करें और खुद ही फैसला दें।
ये नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ज़रूरी था कि फैसले न्यायपालिका करे, कार्यपालिका नहीं, क्योंकि कार्यपालिका तो इनिशिएट करती है। तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन है, उस समय उचित माहौल नहीं था, उचित भावभूमि नहीं थी, तो इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था, जो बाद में हुआ। इसी तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो बंटवारा है वो भी बाद में हुआ। और आर्टिकल 51 जो मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान केवल भारत के लोगों के लोक कल्याण की बात नहीं करता है, बल्कि विश्व के कल्याण, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भी बात करता है। तो आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, उसके लिए अलग अलग क्या क्या चीज़ें राज्य को देश को करनी है वो उसमें लिखा हुआ है। तो वो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, पूरे दुनिया के शांति और सुरक्षा और खुशहाली के लिए वो बनाया गया है। अब वो कहानी जो एक बार पहले भी सुना चुका हूँ वह आपके सामने रख रहा हूँ, चींटी और व्यवस्था, क्योंकि ये लोक कथा की जननी है। और जब पूरी दुनिया में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थीं, कबीलाई शासन थे, राज्यशाही थी, तानाशाही थी, अधिनायकवाद था, तानाशाही, उस समय लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अगर कोई कहानी थी, कोई अवधारणा थी, कोई विचार था, तो वो इस कहानी में सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये इतनी चिड़ियाँ अच्छी अच्छी बोल रही हैं, जियोक्रेसी, पूरा लोकतंत्र ही नहीं जियोक्रेसी भी मौजूद है। देखिए कितने प्यारी बोल रही है, यहीं बैठी, ये बगल में उड़ गई, नहीं अभी है। वो काली चिड़िया बहुत प्यार से बोल रही, दो हैं, क्योंकि वो चिड़िया की कहानी है ना, तोता मैना की कहानी है, जो चींटी और व्यवस्था कहानी बताने जा रहा हूँ। बचपन में मैंने अपने गांव में अवधि में सुना था। बड़े होने पे जब पूरी दुनिया के लोक कथाएँ अलग अलग भाषाओं की पढ़नी शुरू की तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। ये मुझे रूसी भाषा में भी मिली, अरबी भाषा में भी मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में भी मिली, और तो और ये जो जनजातियां हैं उनकी भाषाओं में भी मिली, वनवासियों की भाषाओं में मिली। तो एक कहानी पूरी धरती पर फैल गई। सोचिए उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी। एक पीढ़ी से दूसरी, जब कहीं ये शुरुआत हुई होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव, और फैलते फैलते पूरी धरती पर फैल गई, तो उसमें कितनी बड़ी इंटरनल शक्ति होगी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बिना बताए नहीं रह सका, और वो पूरी धरती पर फैल गई। कहानी बड़ी छोटी सी है। बचपन में जब अवधि अपने गांव में सुनी तो मुझे इसकी महत्व का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे और भाषाओं में भी सुना, पढ़ा, और उसका गहराई से जब उसमें डूबे तो उसका कितने डायमेंशंस खुलते चले गए। सबसे पहले तो रूसी में मिली थी। रूस से जब हम लोग पढ़ते थे 60s-70s में, तो कुछ मैगजीन्स आती थी, उसको विचारों के लिए नहीं, उसको हम लोग खरीदते थे, बहुत सस्ती मिल जाती थी, 10-15 पैसे की आ जाती थी, और उस इतने बड़े साइज़ के, और उससे कागज़ इतने मोटे और चमकदार होते थे कि उस समय किताबों कॉपियों में जिल्द चढ़ाने के लिए वो बहुत काम आते थे। तो उसके लिए तो वो सोवियत भूमि मंगाते थे। अब उसमें वो कहानी एक दिन देखी, और रूसी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया हुआ,
यानी कि वो रूसी भाषा में है और किसी ने उसको हिंदी अनुवाद किया हुआ है। और वो कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी बिल्कुल उससे मिलती जुलती। तो आश्चर्य हुआ, फिर उसमें और गहराई से सोचना शुरू किया कि आखिर क्या है इस कहानी में जो पूरी दुनिया में है। कहानी सुन लीजिए, फिर उसके बाद उस पर चर्चा। और सुना हुआ है आपने, केवल एक तरह से हमको इशारा करना है, रिपीट करना है, याद दिलाना है आपको। 2 चिड़ियाँ थीं, जैसा हमने गांव में सुना, तोता और मैना। बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। उसको सोचते हैं कि न्यायपूर्वक आधा आधा बांट लें। तो आधा आधा बांटने के लिए वो उसके खूंटे से रगड़ते हैं। खूंटे से रगड़ने से वो दाल का दाना 2 हिस्सों में बंट तो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा खूंटे में कोई छेद या दरार रही होगी उसमें फंस जाता है। आधा हिस्सा जो बाहर है उसको मैना लेकर उड़ जाती है, और तोते का जो आधा हिस्सा है वो उस खूंटे में फंसा हुआ है। तब तोता बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, रिक्वेस्ट करता है या गिड़गिड़ाता है, जो भी कह लीजिए, कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाई। बढ़ई उसको डांटता है कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। अब वो निराश होकर बढ़ई से राजा के पास जाता है। राजा से कहता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा, का खाई का। पूरी बात दोहराता है, हम लोग संक्षेप में इसको आगे बढ़ते चलेंगे। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब वो रानी के पास जाता है। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे, पूरी बात बताता है राजा। रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, रानी ना, पूरी बात कहता है। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी क्यों डसें। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो, हाथी भी डांटता है। जब सबसे निराश हो जाता है तोता, तो अब वो रोते हुए जा रहा है। उसका रोना एक चींटी सुनती है, और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। तब चींटी के पूछने पर तोता अपनी पूरी बात बताता है, और पूरी बात सुनने पर चींटी कहती है, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। चींटी के वश में क्या है, तो रेंगना। तो वो हल्का हल्का हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा हमने बचपन में अपने गांव में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोख गए। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, और राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, और इस तरह से उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे अधिक ताकतवर कौन है? जब यही सवाल मैं छोटे बच्चों से पूछता हूँ और ज़ोर से चिल्लाते हैं चींटी, तो इतना आनंद आता है और इतना हौसला होता है कि जो खुली आंखें हैं वो सही देखती हैं। तो सबसे ताकतवर चींटी है, और चींटी इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उन सब पर भारी अपने किस गुण के कारण है। सबसे शक्तिशाली तो चींटी है, क्योंकि चींटी की वजह से पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया, जो पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगा। तो सबसे शक्तिशाली तो चींटी है, लेकिन चींटी अपने किस गुण के कारण सबसे शक्तिशाली है? क्योंकि संसाधन के बल पर, ज्ञान के बल पर, धन के बल पर, शक्ति के बल पर, तो राजा रानी और ये इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो सब चींटी से कहीं भारी हैं। लेकिन चींटी में केवल एक चीज़ है
जो और किसी में नहीं था, और जिसकी वजह से चींटी सबसे भारी पड़ी, और वह है संवेदना का बल, दूसरे के दुख को अपना समझने की शक्ति। संवेदना, जब हम दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझते हैं, समवेदना, उसकी वेदना को अपने वेदना जैसा, तो ये होती है संवेदना। तब हम, चूँकि उसकी वेदना हमें भी पीड़ा दे रही है, तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, जितना वश में है उतना करते हैं। संवेदना हमेशा ड्राइविंग सीट पे रहती है। हम कार्य करने की शुरुआत ही इसीलिए करते हैं कि संवेदना है। जब हम संवेदना महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, तभी हम कार्य की शुरुआत करते हैं, तभी हमारा मूवमेंट होता है, चाहे जिस डायमेंशन में। तो ओरिजिनेटर या इनिशिएटर या ड्राइविंग सीट पर हमेशा संवेदना रहती है। और सबके पास संसाधन तो थे, लेकिन संवेदना नहीं थी। लेकिन चींटी के पास संवेदना थी, इसलिए उसने तोते के दुख को अपना दुख समझा, और जब अपना दुख समझ लिया तो उसके वश में जितना है उतना करना ही है। उसके वश में अगर रेंगना है, तो वह अगर पूरी संवेदना के साथ रेंगी, तो पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। संवेदना के साथ, पूरी संवेदना के साथ किया गया थोड़ा सा भी काम स्विच की तरह से होता है और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ले आता है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ले आता है। जैसे पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। अब लोकतंत्र के लिए इस कहानी की सबसे बड़ी महत्ता ये है, संवेदना की तो ताकत है ही, लेकिन चींटी है कौन? चींटी है कौन आखिर? आम आदमी, जिसे लोग छोटा समझते हैं या नीचे के पायदान पर समझते हैं, और अपने अहंकार में लोग अपने को बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं, वो जो आम आदमी है वही चींटी है। वो जो लोक है वही चींटी है। और वह लोक अगर संवेदनशील हो जाए तो पूरी व्यवस्था चींटी जैसी हो जाए। अगर वह लोक चींटी जैसी हो जाए तो पूरी व्यवस्था क्रियाशील हो जाएगी। जो जिसका ड्यूटी है वो करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोक को, उस लोक की चींटी को क्रियाशील होने के लिए, लोक की चींटी को, व्यवस्था को क्रियाशील करने के लिए अब हाथी के सूंड में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल बैलेट बॉक्स में, जहाँ बैलेट पेपर से वोट पड़ता है, और बैलेट मशीन में, जहाँ ये मशीन में बटन दबाकर वोट पड़ता है, केवल वहाँ तक जाना है। और वहाँ तक तो गई, लेकिन घुस करके करना क्या है? केवल इतना करना है कि चींटी जैसे को, चींटी जैसे संवेदनशील को ही वोट दे देना है। जब तक चींटी जैसी वो संवेदनशील चींटियां गांव सभा, विधानसभा, लोकसभाओं में भरेंगी नहीं, तो व्यवस्था क्रियाशील नहीं होगी। चींटी जैसों को ही वोट देना है। सारी चींटियों को बैलेट बॉक्स तक जाना है और चींटी जैसों को ही वोट देना है। यही लोकतंत्र का आधार है। चींटी वो लोक का प्रतीक है, सबसे कॉमन एलिमेंट का प्रतीक है। जब तानाशाहियाँ और राजशाहियाँ थीं, तब भी ये कहानी आम आदमी की शक्ति को निरूपित करती है, कि लोकतंत्र की शक्ति को निरूपित करती है कि सबसे ताकतवर वही है। एक न दिन आएगा जब लोग ही, वो चींटियाँ ही व्यवस्था में होंगी। अब इस कहानी जो इतनी, जिसमें सब कुछ अक्रियाशील था, राजा रानी सब किसी के दुख को नहीं देख रहे थे। आर्टिकल वो नीति निर्देशक तत्व तो राजाओं पे तो खैर वैसे भी नहीं लागू होता, लेकिन आजकल तो उससे भी बुरी हालत है। जानते हैं क्या है? उस कहानी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति आज है। उस कहानी में उस तोते को
बिना रोक टोक राजा रानी सबसे मिलने को तो मिल गया। आजकल लोकतंत्र में यह दुर्भाग्य है कि एक आम आदमी, ये सो कॉल्ड जो हमारे सेवक हैं, उनसे जरा मिलकर तो दिखा दे। राजाओं के भी क्या कितनी उतनी सुरक्षा रही होगी और कितनी सुरक्षा की परतें रही होंगी जितना आज इस लोकतंत्र में है। मालिकों का रास्ता रोक करके इनको गुजारा जाता है। तो अब तो चींटी का सारा का, अब उस तोते का सारा जो उम्मीद है वो चींटियों से ही बाकी बचा है। इस व्यवस्था में तो जब उसकी सुनवाई ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। और जो मेरे गज़ल का शेर है कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की भलाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर आई नहीं है। और आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लहर अगर कोई हो सकती है, वह संविधान को जन जन तक जिस दिन जान जाएगा, जिस दिन 140 करोड़ चींटियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, तो फिर व्यवस्था की हर जगह चींटियाँ ही नज़र आएंगी। चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, संवेदनशील चींटियाँ जैसे इस कहानी में है। और वो चींटी की जो संवेदना है वो केवल उसकी प्रजाति तक नहीं है। कहानी का एक दूसरा मैसेज देखिए, चींटी केवल अपने दूसरी चींटियों के लिए ही काम नहीं कर रही है या कर रहा है। चींटी अपने से अलग प्रजाति तोते के लिए भी काम कर रही है, उसके लिए भी हाथी के सूंड में घुस जाती है। तो जहाँ हमने जाति या अपने धर्म या अपने समूह के लिए काम करना शुरू किया, वहीं पर विनाश और विध्वंस और बंटवारा और असंवेदनशीलता शुरू हो जाती है। और जहां हमने सबके लिए न्यायपूर्वक काम शुरू किया संवेदना के साथ, वहीं पर हमारी वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः आ सकता है। केवल और केवल संवेदना, सबसे जुड़ाव, और यही रास्ता है। और केवल अपनी ही प्रजाति नहीं, मनुष्य अगर अपनी ही प्रजाति के लिए काम करेगा तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन नष्ट हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। जब तक हम सबकी देखभाल नहीं करेंगे, विन 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 के आधार पे काम नहीं करेंगे, जीत 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 के आधार पे काम नहीं करेंगे, तो ये धरती नहीं चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि 50, 60, 100 साल में धरती नष्ट हो जाए तो ठीक है, आप जैसा कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अपने बच्चों का सोचिए कि आप अपने बच्चों का भविष्य नष्ट करना चाहते हैं। और अगर बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, नदियाँ, हवा, पानी, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, सबके लिए सोचना होगा और लोकतंत्र भी लाना होगा, ताकि जो बिल्कुल बेसहारे हैं, जैसा विवेकानंद ने कल्याण देव जी कहा था कि जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, उसे करो। चींटी ने ढूंढा कि किसी को उसकी मदद की ज़रूरत है, और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, लेकिन किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन चींटी ने जब देखा कि सुना कि कोई रोता हुआ आ रहा है, तो वह खुद उसके पास गई। तोता उसके पास नहीं गया था, वो खुद उसके पास गई और कहा कि तोते तुम क्यों रो रहे हो, उसका दुख जानने का कारण कोशिश की। और जब उसके वश में पता चला तो उसके वश में जितना था उतना किया। अगर चींटी के वश में केवल रेंगना था तो हल्के हल्के उस हाथी के सूंड में रेंगी और पूरा सिस्टम बदल गया। जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। हम 140 करोड़ चींटियों को, और जिसमें वोट देने वाले तो खैर मान लो ये 60% हैं, 100 करोड़ चींटी अगर बैलेट मशीन तक जा करके चींटी जैसों को वोट दे आए किसी चुनाव में, तो वहाँ सारा सिस्टम जो अक्रियाशील था क्रियाशील हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको प्रचार वाले को नहीं देखना है, हमको जिसमें संवेदना है उसको जाकर, और ये पता करना आसान नहीं है। आसान, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम सब जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कौन कैसा है, लेकिन जब हम अपने अंधे हो जाते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता, अन्यथा सब कुछ दिखाई देता है। पट्टी खोलिए, संविधान कहता है पट्टी खोलिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, मानववाद रखिए, इंडिविजुअल और
कलेक्टिव एक्टिविटी में एक्सेलेंस करिए। अच्छी व्यवस्था चुनना ये हमारी कलेक्टिव एक्टिविटी है। इसके लिए एक्सेलेंस करने के लिए थोड़ा आप भी चलिए, पता करिए कि वाकई कौन सेवक है, कौन सेवा कर रहा है। अपनी आंखों पर विश्वास करिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो चींटी और व्यवस्था कहानी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है और लोकतंत्र की तो जननी है। इसलिए ये कहानी हर बच्चे को, हर व्यक्ति को सुनाना होगा। और बच्चों के बीच में जब ये कहानी सुनाता हूँ और बच्चे इतने खुश होकर के सुनते हैं, बच्चे सुनते यह भी कहता हूँ कि तुमने अगर उस चींटी से एक शिक्षा ले ली, तुम ज्ञान बल, धन बल, संसाधन बल सब हासिल करो, लेकिन संवेदना का बल जरूर रखो अपना। उसको हासिल नहीं करना। ईश्वर हमको सबको अनंत संवेदनाओं के साथ भेजता है, हम उनको कुंद करने लगते हैं देखा देखी या सामाजिकता में। उसको कुंद करना बंद कर दो। अगर अपनी संवेदना के साथ पूरी शक्ति जो तुमने वो ईश्वर ने दी है उस पर काम करोगे, तो तुम जो सपने देख रहे हो, जो बनना चाहते हो बन जाओगे। जैसा समाज बनाना चाहते हो बन जाएगा, जैसा देश बनाना चाहते हो बन जाएगा, जैसी प्रकृति बनाना चाहते हो बन जाएगा, जैसी धरती बनाना चाहते हो बन जाएगा। लेकिन पूरी संवेदना के साथ लगातार काम करना होगा। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग वो कहानी की तलाश शुरू करेंगे और संविधान के बारे में इतने सारे प्रश्न लोगों ने किए हैं, आशंकाएं की हैं, भ्रम फैलाए हैं, उन सब पर चर्चा भी कल करेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना लिखते भी हैं और प्रतिक्रियाएं भी मिलती रहती हैं। 2 प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखता हूं। भुवनेश्वर जी की प्रतिक्रिया है, वाह, नई स्वतंत्रता के परिवर्तन के लिए जितना सही मंत्र आपने चींटी की कहानी के माध्यम से कहा है, सबको संवेदनशील होकर सबको संवेदनशील होकर संवेदनशील जनप्रतिनिधियों को ही चुनना है। और आशुतोष जी ने कहा है कि चींटी के माध्यम से व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर पाने का विचार अद्भुत है। सादर प्रणाम सर। निश्चित ही अद्भुत है और इसके अद्भुत परिणाम भी सामने दिखते हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा देश है और पूरा परिवर्तन करने के लिए समय लगेगा, माइक्रो लेवल पे, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, परिवर्तन मैं देख रहा हूँ और इसीलिए हौसला रहता है। कल क्या होगा ये भी दिख रहा है, लेकिन 5, 6, 7, 8, 10 साल लग सकते हैं। आप लोग अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। मेरे जीवन काल में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, वैसे विश्वास है कि हो जाएगा। और इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त होती है। बहुत तेज़ी से आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और यूट्यूब पर भी अब सब्सक्राइबर्स की संख्या और लाइक करने वालों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये बहुत खुशी की बात है। आशा है कि ये चींटी यज्ञ जल्दी ही पूरा हो जाए। भावगंगा के साथ चींटी यज्ञ भी बहुत तेज़ी से फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।